हेलो। अब इसमें देखेंगे ब्रिटिश शासन के अधीन मराठा। जो ब्रिटिश शासन के अधीन मराठा थे कब से कब तक था? 1818 से 1830। और 22 मार्च 1816 रघुजी द्वितीय की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो फर्स्ट पत्नी इनकी बाकाबाई, सलाहकार धर्म जी और शासक है परसो जी या फिर पुरुषा जी, और सेकंड है अप्पा साहेब भोसले, स्वयं सत्ता की चाह। अब देखो, 27 अप्रैल 1816 अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड हेस्टिंग और अप्पा साहेब की मध्य संधि हुई। 9 जून 1816 संधि का मूर्त रूप। शर्त था मराठा अंग्रेज सेना रखेंगे और इसके एवज में 75 लाख रुपए अंग्रेजों को देंगे। पर सोजी भोसले की रहस्यात्मक मृत्यु हो गई। फिर 10 फरवरी 1817 को परसोजी भोसले की पत्नी काशीबाई सती हो गई। 21 मई 1817 रघुजी तृतीय के अल्पायु होने के कारण अप्पा साहेब नागपुर राज्य में उत्तराधिकारी नियुक्त हुए एवं इन्होंने पेशवा बाजीराव द्वितीय को बाजीराव जो अंग्रेज विरोधी थे उनकी सेना भी अपने हाथ में ले ली। फिर 27 नवंबर 1817 को क्या हुआ? सीताबर्डी का युद्ध हुआ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इस युद्ध में मराठों की हार हुई और अंततः मराठों को अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी। 6 फरवरी 1818 अप्पा साहेब और अंग्रेज अधिकारी जेनकिंस के मध्य समझौता हुआ। फिर समझौते के तहत प्रावधान रघुजी तृतीय के वयस्क होने तक अप्पा साहेब का शासन राजा प्रावधान क्या था? राजा रेजिमेंट के आदेश अनुसार काम करेगा। भोसलों के अधीन क्षेत्रों ग्वालियर, बरार, छत्तीसगढ़, सरगुजा और जबलपुर में अंग्रेजों की शासन व्यवस्था। 15 मार्च 1818 गोंड राजाओं को उकसाने के आरोप में राजमहल में अप्पा साहेब को कैद कर लिया गया। फिर 3 मई 1818 को क्या होता? अप्पा साहेब सैनिकों को चकमा देकर इलाहाबाद से असीर होते हुए लाहौर पहुंच गए। फिर 31 मई 1818 नागपुर के रेसिडेंट जेनकिंस द्वारा मराठा राज्य में ब्रिटिश नियंत्रण संबंधी रघुजी तृतीय की आवश्यक आवश्यकता समाप्त होने तक 1818 में पहली बार छत्तीसगढ़ अंग्रेजी शासन के अधीन हो गया और 1840 44 वर्ष की आयु में अप्पा साहेब की मृत्यु हो गई। तो इसको कंटिन्यू करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब देखते हैं ब्रिटिश अधीक्षक, जिसको बोलते हैं ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट। छत्तीसगढ़ में प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट की नियुक्ति की गई, जिन्हें नागपुर के रेसिडेंट के अधीन कार्य करना पड़ता था। छत्तीसगढ़ के इतिहास में सन 1818 से 1830 के बीच के काल को ब्रिटिश नियंत्रण काल कहा गया है। कैप्टन एडमंड शासन काल है 1818। नियुक्ति नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिंटेंडेंट कैप्टन एडमंड थे। राजधानी क्या थी इनकी? रतनपुर। विद्रोह 1818 में डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ था। डोंगरगढ़ के जमींदार को विद्रोह की प्रेरणा अप्पा साहेब से मिली थी। इस विद्रोह का दमन ब्रिटिश अधीक्षक एडमंड ने कूटनीतिक चाल चलते हुए खैरागढ़ के जमींदार संभवतः क्या लिखा हुआ है टिकैत राय से सहयोग के बदले डोंगरगढ़ की जमींदारी उसे प्रदान करने की बात कही और इस तरह एडमंड द्वारा डोंगरगढ़ के विद्रोह का दमन आसानी से कर दिया गया। परिणाम स्वरूप खैरागढ़ के जमींदार को डोंगरगढ़ क्षेत्र भी मिल गया। मृत्यु इस विद्रोह में कुछ समय पश्चात एडमंड की मृत्यु हो गई। फिर एक कैप्टन पी वंस एगेन्यू शासनकाल 1818 से 1825। राजधानी रायपुर। प्रशासनिक कार्य इन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया, जिसमें निम्नलिखित कार्य हुए। फर्स्ट है राजधानी परिवर्तन। 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर ले गए। फिर परगनों का पुनर्गठन। इन्होंने 27 परगनों को 8 परगनों में सीमित कर दिया, किंतु कुछ समय बाद 9 परगने कर दिए गए। 9 परगने क्या थे? रतनपुर था, रायपुर सबसे बड़ा परगना, धमतरी, दुर्ग, धमधा, नवागढ़, खरौद। 9 नंबर में क्या था? बालोद। 1820 में इसे शामिल किया गया। रायपुर परगने के अंतर्गत रायपुर परगने में कोटा, तरंगा व सिमगा क्षेत्र शामिल था। अब है प्रशासनिक सुधार। व्यवस्था में सुधार हेतु पटेल का पद समाप्त कर दिया गया, जबकि ग्वाटिया पद को यथावत रखा गया और निम्न पदों पर नियुक्ति की गई। बरार, पांडे, पोतदार और अमीन प्रत्येक परगने में। भू राजस्व सुधार। इन्होंने भू राजस्व लगान को 3 किस्तों में वसूल करने का प्रावधान किया। प्रत्येक परगने में अमीन एवं 20-30 गांवों के लिए पांड्या नामक अधिकारी नियुक्त किया। बस्तर एवं जयपुर ओडिशा जमींदारी के मध्य कोटपाट परगना संबंधी विवाद को सुलझाया। सोना खान के जमींदार द्वारा जब्त की गई खालसा भूमि को पुनः प्राप्त किया। सरकारी अभिलेखों को सुरक्षित रखने की उचित व्यवस्था की गई। वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्रा विनिमय को बढ़ावा दिया गया। सैनिक कार्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए 3000 घोड़े निर्धारित किए गए और यहाँ के लिए अंतरिम और नियमित सेना का गठन किया।
अब देखेंगे प्रमुख विद्रोह। इनके शासनकाल में निम्नलिखित विद्रोह हुए। 1818 में नवागढ़ का विद्रोह हुआ। विद्रोहकर्ता कौन है? महारसिया जमींदार। 1818 से 1825 गोंड विद्रोह, गोंड राजा धमदा। 1819 में सोना खान में विद्रोह, रामसाय और दमन करता है कैप्टन मैक्सन। 1824 से 1825 परलकोट का विद्रोह हुआ। विद्रोहकर्ता गेंद सिंह, कैप्टन पेबे। सावंत भारती का विद्रोह, विद्रोहकर्ता सावंत भारती। अब है विशेष। जैन किंग्स ने 1818 में रतनपुर की यात्रा की। मिस्टर अगेन्नी हुआ। महिपाल देव की भेंट 1819 में धमतरी के राजूर में हुआ था। कैप्टन हंटर, शासनकाल 1825। कैप्टन सैंडिस, शासनकाल 1825 से 1828। शुरुआत। छत्तीसगढ़ में डाक तार व्यवस्था प्रारंभ की। इन्होंने ताहूदारी प्रथा शुरुआत की। लोरमी 1826 से तरेंगा 1828 नामक दो ताहूदारी का निर्माण करवाया। समझौता। बस्तर, कांकेर और जयपुर करद राज्यों के बीच विवाद का समझौता कराया। बस्तर और करौद कालाहांडी जमींदारी का विवाद इन्हीं के समय सामने आया था। इन्हीं के शासनकाल में अंग्रेजों और रघुजी तृतीय के मध्य समझौता 13 दिसंबर 1826 हुआ था। अनेक प्रशासनिक कार्य, सरकारी कामकाज व माध्यम अंग्रेजी कर दिया। सैनिक व असैनिक दोनों प्रकार के अधिकार सौंपे गए थे। इन्होंने 1 मई 1838 में ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू किया, जो हिंदू व मुस्लिमों में प्रचलित वर्ष के स्थान पर था। एगेन्नी की तुलना में अधिक समान अधिकार संपन्न था। कैप्टन विल्किंसन, ये सिर्फ इनका 1828 में। कैप्टन क्राफर्ड, शासनकाल 1828 से 1830। छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक। ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति। सत्ता हस्तांतरण 27 दिसंबर 1829 को अंग्रेजों की ओर से भोसला शासन के साथ एक संधि हुई, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ का प्रशासन भार पुनः भोसला शासक रघुजी तृतीय द्वारा नियुक्ति अधिकार कृष्णराज अप्पा को सौंप दिया गया। भोसलों को सत्ता का यह हस्तांतरण 6 जून 1830 को संपन्न हुआ। तो ये यहाँ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पुनः भोसला शासन।